बहुत बहुत आभार। पिछले इस 3 दिवस के सत्र में अनेक सत्र हुए, अनेक सत्रों पर हमने बात की, पर देश के कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर हम सभी का ध्यान जाता है। हम बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने में हमारी कमी रह जाती है। देश के कई ऐसे कटु सत्य हैं जिन पर या जिनके नाम पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति तो करती है, पर चुनाव जीतने के बाद उनके जो राजनीतिक दावे होते हैं या राजनीतिक जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। देश की आजादी के 17 साल बाद भी आज हमें रेलवे स्टेशन के बाहर कोई 8 साल 10 साल की बच्ची या 8-10 साल का युवा अगर भीख मांगते नजर आता है तो क्या यह हमारा विकसित भारत है? आज 2026 में भी अगर ट्रैफिक लाइट पर एक 5 साल 6 साल की बच्ची गुब्बारे बेचती हुई नजर आती है तो क्या यह विकसित भारत है? हमें केवल और केवल नेताओं पर आस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि विकसित भारत में हमारे राजनेताओं का ही योगदान नहीं, हम सभी का योगदान रहेगा। देश के हर कोने में रहने वाले लोगों का योगदान रहेगा। आज भी देश के 70 साल बाद भी गरीबी नहीं मिटी। गरीबी मिटाने के नाम पर बड़े बड़े राजनेता दावे करते हैं, सरकारें पलटती है, पार्टियां चुनावी मैदान में आती है, पर चुनावी जीतने के बाद वो दावे फीके पड़ते हैं। मैं बात करना चाहूंगा उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर लोगों का ध्यान तो खींचा जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस मुद्दे को याद तक नहीं किया जाता। मैं बात करता हूं युवाओं की बेरोजगारी के उस मुद्दे की, जो कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी। चाहे पेपर लीक हो, चाहे अन्य कई मुद्दे हो, देश का युवा आज भी बेरोजगारी का सामना करता है और कहीं ना कहीं उसे 8-10 हजार की नौकरी करने में विवश होना पड़ता है। मैं बात करना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों की, क्योंकि किसानों की बात सब करते हैं, जवानों की बात सब करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना तो उन्हें किसान याद आता, ना जवान याद आता। किसानों की क्या फसल का उचित मुआवजा मिलता है? क्योंकि जो किसान चना बोता है या कुछ भी फसल बोता है, वो फसल उससे तो 50-60 रुपए किलो में खरीद ली जाती है और वही फसल सुपरमार्केट में 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो बिकती है। क्या हमारी किसानों की फसल का उचित मुआवजा उन किसानों को नहीं मिलना चाहिए? क्या इसमें भी व्यापार करना जरूरी है? क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां केवल और केवल राजनीतिक पहचान के कारण बड़े बड़े स्टोर बनाती है या किसानों के साथ ठगी करती है और उसके बाद डबल राशि लेकर उस चीज को बेचती है। पर कहीं ना कहीं इसका कारण हम सब है, क्योंकि हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, हम विकसित होने की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम जो अपना निचला तबका है, जो अपने से गरीब तबका है, चाहे अपने ही समाज की बात हो, चाहे अपने ही परिवार की बात हो, उनके कभी मदद करने की कोशिश नहीं करते। मैं बात करना चाहूंगा उस मजदूर वर्ग की जिसके नाम पर अनेक मोर्चे बना दिए गए हैं, जिसके नाम पर अनेक बातें की जाती है, पर कहीं ना कहीं वो लोग उन्हें याद तक नहीं आते। मैं बात करना चाहूंगा हमारी मातृशक्ति की, वो मातृशक्ति जिनके नाम पर महिला मोर्चा बना दिया जाता है, जिनके नाम पर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा की बात कही जाती है और वो बात केवल और केवल चुनावी वादा बनकर रह जाती है। मैं बात करना चाहूंगा हमारे उन छोटे बच्चों की, उन छोटे भाइयों की जो केवल और केवल छोटी मोटी योजनाओं के नाम पर उन्हें चुनाव के बाद पागल बना दिया जाता है। मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी, क्या बुजुर्गों को इस विकसित भारत में
या 2026 में अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं। क्या 60 साल की उम्र तक कमाकर एक पिता अपने बेटे को इतना सक्षम नहीं बना पाता कि वो 60 साल बाद उस परिवार के पालन कर सके या उस पिता को खाना दे सके? पर कहीं ना कहीं आज विदेशी संस्कृति को हम अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं उस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं। बड़े शौक से हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और आजकल उस चीज को बुरा भी नहीं माना जाता, क्योंकि एक ट्रेंड सा बन गया है सोशल मीडिया पर। रील्स के माध्यम से चाहे हम बात करें, चाहे यूट्यूब पर ऐसे कुछ प्रोग्राम चलते हो, सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है। कुछ कलाकार केवल और केवल हंसी मजाक के लिए हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं, हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा हमारी शिक्षा व्यवस्था की। हां, उसी शिक्षा व्यवस्था की जिस पर करोड़ों अरबों का बजट हमारे बीच रखा जाता है। पर आज राजस्थान में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें स्कूल की छत गिरने से कई बच्चे दुर्घटना में मारे गए थे। बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, धरने प्रदर्शन हुए, राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। पर क्या सरकार से उन्हें वो उचित मुआवजा मिल सका जो उन बच्चों को मिलना चाहिए? बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए, राज्य की बड़ी बड़ी नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, पर अंत में उन्हें क्या मिला वो आप सबके सामने है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की आजादी के 70 साल बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्या हम डिजिटल युग की बात करते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने की बात करते हैं, पर कई स्कूल ऐसी है जिसकी छत आज भी टपकती है, कई स्कूलें ऐसी है जिसमें आज भी लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, कई स्कूलें ऐसी भी है जिसमें आज भी कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। चाहे देश की बात करें या राजस्थान की बात करें तो कई विद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां आज भी शिक्षक पूर्ति में नहीं मिलते, जहां आज भी एक ही विषय, दो विषय को, तीन विषय को एक ही टीचर पढ़ाते हैं। क्या हम ऐसी सरकारों को सवाल करने की ताकत रखते हैं? मैं बात करना चाहूंगा आज की स्वास्थ्य व्यवस्था की, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर सभी बात करते हैं, राजनीति में मुद्दे लगाते हैं और नए नए बातें करते हैं। पर क्या आज भी पीड़ित परिवारों को चिरंजीवी में ही इलाज करवाना पड़ता है और चिरंजीवी में भी कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी होती है? जांचों के नाम पर, चाहे गोलियों के नाम पर, या जो सरकारी जो डॉक्टर होते हैं वो घर पर अलग से फीस लेते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में न देखकर वो घर पे देखने की कोशिश करते हैं। दवाइयों के नाम पर अलग अलग कंपनियों की दवाइयां बेची जाती हैं केवल और केवल कमीशन खोरी के नाम पर, और वो दवाइयां जो उसे इलाज नहीं बल्कि उसकी कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा भ्रष्टाचार की। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर बोलता तो हर कोई है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर केवल और केवल बातें होती है। भ्रष्टाचार के नाम पर हमारे बीच जयपुर के पूर्व सांसद और हम सबके लाडले भाई साहब रामचरण जी बोहरा पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस युवा संसद के कार्यक्रम में आप पहुंचकर हम सभी के लिए एक गौरवमयी क्षण उत्पन्न कर चुके हैं। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थोड़ी देर में अगला सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी एक बार जिस हिसाब से पहले सीटिंग से बैठे हुए थे, एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी,